हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन आप लोग कल देख ही लिए होंगे और यूट्यूब पे भी आप लोग देखे होंगे। सभी ने बताया हुआ है कि क्या क्या उसमें रूल्स फॉलो करने हैं। तो फॉर्म भरने से पहले जो है ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया था कल ही। कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं तो क्लास ही नहीं ले पा रही हूँ। 3-4 महीनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। मेरे उस हालत में नहीं हूँ कि मैं क्लास ले पाऊँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट की वजह से मैं ठीक हुई हूँ। तो इतने सारे प्रश्न आ रहे थे, खास करके हिंदी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को लेकर, है ना, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है और मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बता दूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी क्या क्या करना है आप लोगों को, है ना। जल्दबाजी मत करिएगा आप लोग फॉर्म भरने में आप लोग कोई जल्दबाजी मत करिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ना फॉर्म आप लोग भरेंगे तो फॉर्म तो आराम से भरा जाएगा, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम आप लोग को लास्ट में आएगी जब आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। वहाँ पे सब कुछ जो है हार्ड कॉपी मांगा जाएगा। तो आप लोग पहले नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए कि फॉर्म भरने से पहले हमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो मेरे पास है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। यानी फॉर्म का जो अंतिम डेट है 28 अगस्त अंतिम डेट है ना, उस डेट के पहले आपके पास सब कुछ, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है या लगाएंगे वो होना चाहिए आपके पास, है ना, डेट के बाद का नहीं। ठीक, चलिए अभी बताऊंगी मैं। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो है फॉर्म भरने का डेट जो है 28 तारीख, कल से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 28 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान का अंतिम तिथि जो है 4 सितंबर को यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले जो है ओटीआर के बिना तो आपका फॉर्म ही नहीं फिल होगा। तो आई होप आप लोग ओटीआर पहले से आप लोग भर लिए होंगे, है ना। और जो नहीं भरे हैं वो परेशान ना हो, आप अभी भी ओटीआर आप लोग भर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ओटीआर में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हाई स्कूल ओटीआर में सिर्फ हाई स्कूल का जो है आपका लग रहा है। हाई स्कूल में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग सही भरिएगा। अपना नाम सही भरिएगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा का नाम बिल्कुल आप लोग अच्छे से भरिएगा। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को भरिएगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आप ओटीआर में फिल कर रहे हैं, जो भी आपका कास्ट है या जो भी आप लगा रहे हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास वो अपने आप ले लेगा फॉर्म में, है ना। तो ओटीआर आप लोग ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे शुल्क जो है यहाँ पे दिया गया है। जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनका शुल्क जो है 100 रुपया है। कमज़ोर या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका 25 है, 125 है ना। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो है यहाँ पे 60 रुपये दिया गया है। और दिव्यांग का जो है यहाँ पे 25 रुपये दिया गया है। तो ये फीस आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे बैंक में शुल्क, बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले और उसे सुरक्षित रखें, ठीक है ना। जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो शुल्क जो जमा करेंगे ना, उसका जो है अंतिम तिथि तक जो है उसका आप लोग भरिएगा, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है विशेष अनुदेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, यानी जो भी आप दावा कर रहे हैं वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन जो है निरस्त माना जाएगा। यानी जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो अंतिम तिथि के पहले आप लोग सब कुछ पूर्ण कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है।
हाँ, यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तर प्रदेश के जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यानी आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्री मेंस होगा ना, ये तो आप लोगों को पता ही है, अब आगे बताऊंगी। प्री मेंस होगा तो प्री जो है आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाई है और मेंस जो होगा उसके आधार पर चयन होगा। चलिए, प्री मेंस को लेकर भी विद्यार्थी बहुत परेशान है। आगे देखेंगे रिक्तियों की संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2025 के अंतर्गत चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या आप लोगों को पहले से पता है 7466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु जो है 2525 यानी 25 आप लोग याद रखिए रिक्तियाँ जो है दी गई हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ जो है इनका जो है 81 है ना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। जो रिक्तियाँ हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सीट जो है वहाँ पे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये उनके ऊपर है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का प्रश्न था है ना कि एज में छूट मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार 37 आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। यानी इनको जो है आरक्षण दिया गया है। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण नहीं दिया गया है आयु में, है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे मैंने टिक लगा रखा है पहले से। देखेंगे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, दिव्यांग जन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, जो है उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण में जो है छूट नहीं दिया है, आयु में छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, किसी और राज्य के हैं, तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा, आप जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी आप जो है ना, देखेंगे यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के तरफ का ही लगेगा। निवास भले ही आपका ससुराल का हो चल जाएगा, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता की तरफ से लगेगा। आपके पास अगर है तो बढ़िया है, उसको आप लोग, पुराना है तो कोई बात नहीं, है ना। आप लोग डरिएगा नहीं कि पुराना है तो चलेगा कि नहीं। आपका पुराना है तो आप लोग एक बार जो है चेक कर लीजिए वो ऑनलाइन शो हो रहा है कि नहीं। ऑनलाइन अगर शो हो रहा है तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा तो आप लोग उसको जो है रिन्यू करवा लीजिए, दोबारा से उसको अप्लाई करवा लीजिए, जल्दी बन जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है वो देखिए। सबसे पहले हिंदी का है। हिंदी में जो है, हिंदी में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आपका 2 साल या 3 साल हिंदी बीए में हो
और इंटर में जो है संस्कृत हो, या इंटर में अगर आपका संस्कृत नहीं है तो एकल विषय से आपने किसी विद्यालय से जो है आपने करा हो, चाहे वो राष्ट्रीय टंडन से किया हो, चाहे किसी संस्कृत विद्यालय से किया हो, चाहे यूपी बोर्ड से किया हो, आपका इंटर में संस्कृत मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना आप हिंदी से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। और इसी को लेकर जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यूट्यूब पे भी, है ना। और ये इतने सवाल बाप रे, मैं तो परेशान हो गई क्वेश्चन देख करके, तब मुझे जो है मजबूरन यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी फॉर्म डालूँगी। 2018 में भी मैंने पेपर दिया था इसका, मैं डालूँगी फॉर्म। मुझे पता है आपका इंटर में संस्कृत रहेगा तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हिंदी जो है आपका 2 साल भी रहेगा तब भी चलेगा, 3 साल है तो बहुत अच्छी बात है, 2 साल भी रहेगा तब भी आप हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत में बीए में जिसका संस्कृत है वो जीआईसी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जीआईसी का जो फॉर्म आने वाला है ना 8 अगस्त को, उसमें आप लोग भरिएगा, उसके लिए आप लोग हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। बीए में संस्कृत नहीं चाहिए, इंटर में संस्कृत चाहिए हिंदी वालों को। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में देखेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि और बीएड चाहिए, है ना। सामाजिक विज्ञान से जो फॉर्म भर रहे हैं उनको बीए में इन 4 विषय में से कोई 2 विषय आप पढ़े हैं 2 साल तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में बीएड की उपाधि चाहिए। और भाई हिंदी वालों को भी यहाँ पे बीएड की उपाधि चाहिए, दिया गया है, तो आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस वाले जो है बीटेक जो कंप्यूटर साइंस से किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है उनको जो है इसमें एक्स्ट्रा उनको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, यानी आपका जो चयन होगा तो उनको पहले जो है उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उनको पहले रखा जाएगा। तो ये मत आप लोग सोचना कि जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं, और जिन्होंने किया है वो तो भर ही सकते हैं, उनको जो है एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ छूट दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं संस्कृत में जो फॉर्म भर रहे हैं विद्यार्थी वो देख लेंगे एक बार। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक ना। आपका बीए में संस्कृत के साथ स्नातक उपाधि है और बीएड होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हैं संस्कृत में, ठीक ना। तो जिसमें कन्फ्यूजन है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे कृषि में, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, कृषि वाले स्टूडेंट जो हैं वो देखेंगे। कृषि में शायद 14 सीट है, और यहाँ पे दिया है सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, क्योंकि उक्त पद की रिक्तियाँ केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। यानी कृषि का जो वैकेंसी कृषि के लिए जो आया है उसमें जो है महिला के लिए पद नहीं दिया गया है, सिर्फ जो है पुरुष उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अब एज लिमिट जो है आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है एज लिमिट में, तो ये आप लोग देख लीजिए। आयु सीमा क्या रखी गई है, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यानी सिंपल भाषा में आप समझिए तो आप 21 वर्ष आपका हो गया हो, 21 वर्ष और आप 21 वर्ष से कम ना हो, और 40 वर्ष से आप जो है ज़्यादा ना हो, ठीक। तो आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और जिनको छूट दी गई है वो देखेंगे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जो है यहाँ पे छूट दिया गया है 5 साल का, है ना। उनको जो है 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। और यहाँ पे जो है फीस बताई गई है, कितनी फीस है वो हमने ऊपर देख ही लिया है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा प्रारूप दिया गया है, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ना जाति प्रमाण पत्र का, अनुसूचित जाति का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र प्रारूप पत्र कैसे बनाया जाएगा, ऐसे होगा, ठीक। ये आप लोग देख लीजिए, पिछड़े वर्ग का है जो है जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पे कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए है, ऐसे ही सबका दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से अपना अपना
जिस भी कैटेगरी से हैं आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये सभी का दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी वाइज अपना यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे परीक्षा का जो पैटर्न है वो देखिए। मेंस, प्री और मेंस होगा, ये आप लोगों को पता ही है। प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होगा उसका सबसे पहले देखेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र एक ही होगा, प्रश्नों की संख्या 150, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और जो है 120 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। यानी आप हिंदी से फॉर्म भर रही हैं तो हिंदी के जो है आपका 120 प्रश्न आएगा और 30 प्रश्न जो है 30 प्रश्न सामान्य आएगा। टोटल जो है 150 प्रश्न होते हैं। और समय यहाँ पे देखेंगे, कुल समय जो है 3 घंटा दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए गए हैं। समय 2 घंटा, समय 2 घंटा दिया गया है, कुल अंक जो है 300 हैं। अंक जो है यहाँ पे कुल अंक 300, यानी एक प्रश्न के 2 अंक दिए गए हैं, है ना। तो उसका हो गया 150 का 300 अंक। समय जो है 2 घंटे दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा देख लेते हैं, है ना, क्योंकि प्री और मेंस दोनों होगा। तो प्री का तो हमने देख लिया, मेंस का यहाँ पे देखेंगे। सिंपल भाषा में आप लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अ के अंतर्गत 10 प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी, है ना। यहाँ पे जो 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 10 प्रश्न जो है लघुत्तरी होंगे जिसके उत्तरों की सीमा जो है 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 80 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न पे जो है 8 अंक मिलेंगे, 80 नहीं 8 अंक होंगे, है ना। और 125 शब्दों में लिखना होगा। और कैसा होगा, लघुत्तरी 10 प्रश्न ये, ठीक है। और खंड ब में जो आपका होगा खंड ब, उसके अंतर्गत जो है 10 प्रश्न, उसके अंतर्गत भी 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। उत्तरों की सीमा जो है 200 शब्दों में होगी, है ना। दीर्घ उत्तरी में आपको जो है 200 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के होंगे, ठीक है। खंड अ और खंड ब ऐसे करके होगा। तो खंड अ में 10 प्रश्न जो होंगे वो लघुत्तरी होंगे, 125 शब्दों में आपको लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है 8 होगा। और खंड ब में जो है प्रश्न 10 ही होंगे लेकिन दीर्घ उत्तरी होंगे, उसमें जो आपको उत्तर देना होगा वो 200 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे वो 12 होंगे, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है ना, सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, या तो सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी का सिलेबस जो है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। हिंदी का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। हाँ, हिंदी का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हो गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है आदिकाल, भक्तिकाल, सूफी काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काल, है ना। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास में जो है आप लोगों को निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, व्यंग्य, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, इसमें क्या पढ़ना है, काव्य का स्वरूप, रस, अव्यय, भेद, छंद। यहाँ पे छंद में जो दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, वरवय, छप्पई, ये सभी एक एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे प्रश्न आता है, पिछली बार भी आया था 2018 में। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंतस्त, वसंतालिका, कवित, सवैया, ये सब पढ़ना है, ठीक है, छंद में। उसके बाद लक्षण, उदाहरण, अलंकार में क्या क्या पढ़ा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उरूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भांतिमान, अत्युक्ति, अन्वय,
ठीक है, ये सभी अलंकार पढ़ने हैं। उसके बाद काव्य गुण, काव्य दोष ना, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद देखेंगे हिंदी की भाषाएं, हिंदी की भाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि नामकरण, उसका विकास एवं विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयत्न, ये सभी टॉपिक हैं जो पढ़ना है हमें। व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण में कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सभी पढ़ने हैं। संस्कृत साहित्य में आप लोगों को देखें क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, जैसे कालिदास, ये स्पेशली दिया है, ठीक है, तो कालिदास को आपको पूरा पढ़ना है, भभूति को पूरा पढ़ना है, भारवी को पूरा पढ़ना है, माघ को, दंडी को, हर्ष को, बाणभट्ट को, इनको जो है पूरा डिटेल में पढ़ना है, वो डिटेल में प्रश्न आता है। ठीक, संस्कृत साहित्य में देखेंगे यहाँ पे और क्या दिया है, संधि, स्वर, संधि में जो है स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम एवं धातु रूप, कारक का प्रयोग जो है ये सब पढ़ना है। उसके बाद अनुवाद भी आएगा संस्कृत में, ठीक ना। तो ये आप लोग सिलेबस चिपका लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा के जो है आप लोग अपने फ्रंट पेज पे चिपका लीजिए। ठीक, ये सभी टॉपिक सिलेबस दिया गया है, तो बहुत अच्छे से सिलेबस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को जो है कुछ बातें बताऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पे सीटें दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बताने की ज़रूरत है, फिर भी हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में पढ़ाती हूँ तो हिंदी में देखेंगे। यहाँ पे जो है पदों की संख्या 568 है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के जो है उनका जो है 230 है ना, और अन्य पिछड़े वर्ग का जो है 153 है। अनुसूचित जात का 118 है, अनुसूचित जनजात का 11 है, दिव्यांग जन का 22 है, और जो भी इधर है अपना वो लोग देख लेंगे, है ना। यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पुरुष का है ना। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। यहाँ पे देखेंगे महिला की जो सीट है हिंदी में, यहाँ पे वो आपने ऊपर पुरुष का देखा ना, यहाँ पे महिलाओं का देखेंगे हिंदी में कितनी सीट है। रिक्त पदों की संख्या जो है यहाँ पे 119। अनारक्षित वर्ग के महिला को जो है यहाँ पे 32 सीट है। अनुसूचित जाति का जो है 24 है, अनुसूचित जनजाति का 2 है, दिव्यांगजन का जो है 4 है। ये लोग अपना देख लेंगे, यहाँ पे महिला का दिया हुआ है ना। चलिए, तो सब जो है मैंने बता ही दिया है। बाकी जो मेन कन्फ्यूजन है आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हिंदी में इंटर में संस्कृत अनिवार्य है, बिना संस्कृत के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भर भी देंगे तो लास्ट में अगर आप आते हैं तो उसमें आपका जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी। और प्री और मेंस को लेके बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और उसके बारे में मैं बताऊँगी क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ इसका। अब करूँगी तो अपनी स्ट्रेटजी जो भी होगी मैं पूरा आप लोगों को शेयर करूँगी, और क्लासेस भी लूँगी मैं, है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, और जो भी है आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। पर्सनल आप लोग कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे,
ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।